ओ लेवल के अंदर काइनेमेटिक्स बेटे बच्चों के लिए जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनमें से एक है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी एग्ज़ाम के अंदर ज़रा हाई है। अब इसमें से ये है कि क्वेश्चन P2 के अंदर भी रेगुलर बेसिस पे आता रहता है, P1 में तो ज़ाहिर बात है क्वेश्चंस आते ही हैं। टेक्निकलिटी की वजह बेटे ये है कि इसके अंदर ग्राफ्स हैं, वीटी ग्राफ और डीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और उसकी वजह से बच्चों को कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम उन कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करते हैं। तो चलें काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे कैम्ब्रिज के अंदर जो चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है या चैप्टर्स की डेफिनेशंस हैं वो तो रिक्वायर्ड होती ही नहीं है। तो मैं वैसे आपको रफ सा बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपके सिलेबस में और ए लेवल में भी दोबारा एएस में भी बेटे मोशन की जो स्टडी है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी है डायनेमिक्स। अगर आप मूवमेंट को स्टडी करें विदाउट कॉजेज़, कॉज किसी मूवमेंट का कॉज बेटे क्या होता है? पुश और पुल, मतलब कोई ना कोई फोर्स होती है आमतौर पे। तो मूवमेंट के कॉजेज़ को अगर आप इग्नोर करके पढ़ें तो आप कहते हैं ये काइनेमेटिक्स है, और अगर कॉजेज़ को इंक्लूड कर लें तो फिर आप ये कहते हैं ये डायनेमिक्स है। तो काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू कॉज। मेरा नहीं ख्याल हमें इसे लिखने की ज़रूरत है, ज़ाहिर बात है रिक्वायर्ड नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आगे चलते हैं। काइनेमेटिक्स आप लोगों के सिलेबस में बेटे 5 क्वांटिटीज़ पे बेस्ड है। वो जो 5 क्वांटिटीज़ हैं वो मैं वैसे आपके लिए फ़िलहाल सामने लिख देता हूँ ताकि आपको एडवांस में ही पता हो कि हमने चैप्टर में किन चीज़ों को चेज़ करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में बेटे ये 5 ही क्वांटिटीज़ हैं। टाइम आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि हर फार्मूला में इंगेज हो जाएगा। तो बेसिकली आपका चैप्टर जो है वो इन 6 क्वांटिटीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास काइनेमेटिक्स की बेस है ओ लेवल के लिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो इसमें से सबसे पहले जो चीज़ आपके सिलेबस में बेटे वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन। तो हम उनको ज़रा कंपेयर करके देख लेते हैं। उनकी डेफिनेशन रिक्वायर हैं, उनका डिफरेंस आपको रिक्वायर है। तो अभी आप उनको कंपेयर करके देख लेते हैं। जब बेटे हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों आ जाते हैं। कंपेयर करना है ना, तो हम हमेशा डिफरेंसेस की तरफ ही नहीं देखते, साथ साथ सिमिलैरिटीज़ भी देखनी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे डेफिनेशन दोनों की आई हुई है, ज़ाहिर बात है। तो हम ये कहते हैं जी डिस्टेंस इज द लेंथ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ जो ये मैं अभी बेटे डायग्राम बना के आपको क्लियर करता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट भी कहते हैं हम। तो ओ लेवल के बच्चे का काम चल जाएगा इसी से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इवन देन बेटे इससे भी बेटर एक रिकमेंडेड है, वो है डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इन दोनों में एक डिफरेंस है और एक सिमिलैरिटी है। डिफरेंस इनमें ये है कि बेटे डिस्टेंस जो है ना वो स्केलर है और ये जो है ये वेक्टर है। तो ये तो हो गया इनका डिफरेंस। और जब इनकी सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो सिमिलैरिटी बेटे इनमें ये है कि दोनों का यूनिट मीटर है। वो सिमिलैरिटी होगी। एसआई सिस्टम हमने यूज़ करना होता है, तो एसआई सिस्टम के अंदर बेटे इसका यूनिट भी मीटर होगा और इसका यूनिट भी मीटर ही होगा। अच्छा, ये मैं आपको बेटे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप फॉर एग्जांपल देखें कि ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, और आप पहले गए अपवर्ड। ठीक है, एक आपके पास पॉसिबिलिटी ये थी और दूसरा आप, ये मैं बिल्कुल सिंपल वाली एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके अलावा मल्टीपल एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। एक तो ये था और दूसरा हो सकता है आप सीधा ऐसे भी गए। ठीक है, तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अगर ये पॉइंट ए है और ये आपके पास है बी। ठीक है,
अच्छा, अब एक्चुअली आप गए हैं, हमने कहा है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो एक्चुअली तो बेटे आप गए हैं पहले ए से फॉर एग्जांपल सी, और फिर सी से बी की तरफ, ठीक है। तो ये जो आपका एक्चुअल पाथ की लेंथ है ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। मैंने इसको एरोज बना दिए हैं, लेकिन जाहिर बात है डिस्टेंस के अंदर एरोज नहीं होते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। आप एरोज इसमें से इरेज कर दें, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ये जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है ना, ये वाली ए सी बी, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, टोटल लेंथ, ठीक है। यानी कि एक्चुअली जो आपका डिस्टेंस है वो हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, वो आपका है जी डिस्टेंस, ठीक है। और जो दूसरा है वो आपका होगा ए बी जो है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट है। और एक और भी फ़र्क है बेटे, खाली ये नहीं है कि लेंथ या वैल्यू का फ़र्क है, वो तो ऑलमोस्ट हमेशा ही होता है। एक फ़र्क बेटे ये भी है कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बड़ी सिंपल वाली डायग्राम बेटे बना के दिखाई है, जिसके अंदर ये है कि आपके पास दो ही हिस्से थे सिर्फ डिस्टेंस के, अदरवाइज मल्टीपल हिस्से भी होते हैं। जब आप घर से फॉर एग्जांपल स्कूल जाएंगे तो आप बहुत दफ़ा टर्न लेने पड़े होंगे, बहुत सारी गलियां, सड़कें, उसके बाद राउंड अबाउट्स वगैरह, किसी को टेक ओवर किया, किसी ने आपको किया, वो सारी डिटेल्स मिला के जो होती हैं उसको डिस्टेंस कहते हैं। और अगर आप उन डिटेल्स को इग्नोर करके बस एक स्ट्रेट लाइन लगा दें इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इससे ये भी पता चला कि ऑन ग्राउंड मूवमेंट्स के लिए बेटे डिस्प्लेसमेंट आमतौर पे हाइपोथेटिकल होती है, इमेजिनरी होती, पॉसिबल नहीं होती। ऑन ग्राउंड मूवमेंट्स के लिए आपको पता है आप सीधा जा ही नहीं सकते मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। सारी बात, अगर आपके पास है ही छोटा सा कोई एक पाथ है और आपने बिल्कुल सीधा जाना, तो ये मुमकिन हो भी सकता है। तो बहुत रेयर केस है, लेकिन उस तरह के केस में फिर बेटे पता क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन अवेलेबल हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तब भी बेटे सिर्फ वैल्यू इक्वल होती है। आपने ये नहीं कहना दोनों सेम हो गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी वो दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं है और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन है। तो ये सेम वैल्यू तो हो सकती है, सेम क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती, ठीक। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चले तो बेटे नेक्स्ट जो आपने क्वांटिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है वो है जी बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसी पैटर्न पे बेटे इन्हीं को, इसी सीक्वेंस को आगे फॉलो करें। जो इनके दरमियान में पहले डिफरेंस था, तो उसी पैटर्न पे आपने आगे स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अपने इंडिविजुअल फार्मूलाज में, वो आपको भी पता चल जाएगा। तो उनके नहीं थे, डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। स्पीड यहाँ पे आ गई, वेलोसिटी यहाँ पे आ गई, और इनको अगर आपने रिलेट करना है तो सबसे पहली बात हम ये कहते हैं जी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को हम कहते हैं जी स्पीड। इसको हम कह सकते हैं जी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं समटाइम लोग, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगी जी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद अगर इनको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले फिर वही सेम डिफरेंस है बेटे, स्पीड जो है वो स्केलर है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है। और उसके बाद यूनिट इन दोनों का भी सेम है, इधर भी मीटर पर सेकंड है और ये भी मीटर पर सेकंड है। ऐसा ही सिस्टम में ही हमने चलना है बेटे, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिए। अब इनके बेटे आपको पहले फार्मूलाज बता दूं, फिर एक अच्छी सी एग्जांपल से इन चारों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। बल्कि एक्चुअली समझे वही वाली एग्जांपल है वो बेस्ट रहेगी, उसको आगे हम ज़रा विद वैल्यूज़ जो है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे स्पीड और वेलोसिटी दोनों का सिंबल वी है आपके सिलेबस में। एक्चुअली तो जब हमने इनको डिफरेंशिएट करना होता, आपके जो क्वेश्चंस हैं ना बेटे उनके अंदर वेक्टर स्केलर्स की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी। नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ वेक्टर्स का ही क्वेश्चन हो तो वेक्टर्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो उसके अलावा वेक्टर्स के अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर डिफरेंशिएट करने का कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तो दोनों को ही वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, और ये आपके पास, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनको डिफरेंशिएट करना हो तो हम कह देते हैं बेटे फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं जी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और दूसरा ये है कि आम तौर पे अगर जब आगे हर क्लासेस में डिफरेंशिएट करना भी होता है तो हम इस पे एरो लगा देते हैं कि लो जी ये वेक्टर है, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए ज़रूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर करें ऐसे डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी
सॉरी डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वो वेलोसिटी। उस एग्जाम्पल को बेटे आगे कंटिन्यू करें तो आपको बड़ा अच्छा मामला क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हम वैल्यूज़ ज़रा असाइन कर देते हैं ताकि पता तो चले कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखें तो अगर फॉर एग्जांपल हम चले, आप उसको ए सी भी कह दिया हुआ था, वैसे ए बी सी अच्छा रहना था, कोई मसला तो नहीं है इसमें। ये ए सी भी आपके पास आ गया और मैं इधर एरो लगाता हूँ, उधर एरो नहीं लगाता ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप कहते हैं जी कोई बच्चा था साइकिल चला रहा था, पहले ऐसे गया सी पॉइंट की तरफ, फिर इधर को गया। अब हम उसको कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं। हम कहते हैं जी पहले वो ना गया था 60 मीटर्स इस डायरेक्शन के अंदर और उसको लगे थे मे बी 10 सेकेंड्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद वो बच्चा इधर को गया 80 मीटर्स और उसको लग गए मे बी 12 कर लें जी, 12 सेकेंड्स लग गए उसे, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि ये जो उसका इसकी जर्नी तो एक ही है बेटे, उसने एक ही, उसने जाहिर बात है ये थोड़ी था कि उसने कहा बच्चों ने फिजिक्स पढ़नी है तो मैं दो दो तरह के मूवमेंट्स परफॉर्म करता हूँ, उसने एक ही मूवमेंट परफॉर्म किया है। लेकिन हम इसमें से इन चारों वैल्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी देखना ज़रा कैसे। सबसे पहली बात तो ये है कि बेटे अगर आपने डिस्टेंस की बात करें तो वो तो हो गया एक्चुअल डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो बेटे वो तो हो गया। देखें 60 मीटर्स और 80 मीटर तो वो सीधा सीधा हो गया 140 मीटर्स बस, ठीक है, और विदाउट डायरेक्शन। और उसके बाद ज़रा देखें तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बेटे वो डायरेक्ट तो नहीं आना, आपको पता है पैथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने इसीलिए बनाई है ना कि बेटे हमारा ये एनालिसिस आसान हो जाए। तो यहाँ पे ज़रा देखें तो आप करते जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, जिसको मर्जी पहले करें। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तो वो आपकी आएगी बेटे इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाने से, तो बेटे ये हो जाएगा जी 100 मीटर आपका आ जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बेटे यहाँ तक तो काम आसान है। एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ जो उसका था उसकी लेंथ हो गई 140, वो तो आपका दोनों ही मीटर्स में आए हैं और वो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, वो आपको भी पता चल जाएगा इन चारों क्वांटिटीज़ का जो डिफरेंस है। तो सबसे पहले बेटे जब स्पीड की बात आएगी तो आप कह देंगे जी 140 डिवाइडेड बाय 22 सेकेंड्स। बेटे 22 सेकेंड हमने टोटल एज्यूम कर लिया, वो आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, जो भी बनेगा 6.5 6.6 ऐसा कुछ बनेगा जो भी, ठीक है। वो आपका आ गया जी स्पीड, और उसकी डायरेक्शन भी नहीं है 140 मीटर। अच्छा डायरेक्शन का चक्कर इसके वाला मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। ये जो 100 मीटर आया इसके साथ डायरेक्शन आपने साइन कैसे करनी है, आपके पेपर में एक आध दफ़ा ज़रूरत पड़ चुकी है। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी वेलोसिटी, वो आएगी बेटे यही 100 मीटर्स जो हमने कवर किए हैं और डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी 22 सेकेंड्स। अब ये देखें ना, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये तो हो गया। अब सबसे पहले तो वैल्यूज़ का तो बेटे आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है 140 100, 140 ओवर 22, 100 ओवर 22। लेकिन मेन चीज़ जो है डायरेक्शन, देखिए वो लेवल के अंदर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कभी कभार ज़रूरत पड़ भी जाती है इनकी भी। वेक्टर्स वाले पोर्शन में तो बेटे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जब वो P2 में आया 2-3 दफ़ा क्वेश्चन तो उसमें तो डायरेक्शन चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर यहाँ पे कहीं पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ जाए तो बेटे अब इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, जब आपने ये फाइंड कर लिया है तो आपको कुछ साइन टेन कॉज लगाना पड़ेगा। मे बी मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो आपको तंग करना चाहें ही पेपर के अंदर, जो कि अभी नहीं किया, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मान लें जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे वहाँ पे समझें एक एक्स वाई सिस्टम पड़ा हुआ है, वो जो हमने वेक्टर्स वाले पोर्शन के अंदर डिस्कस किया था। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, ठीक है। वो ओ लेवल में ज़्यादा यूज़ होता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उस हिसाब से आप बात कर सकते हैं। तो फिर आप बेटे ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल आप निकाल ही लेंगे। कैसे भला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। जब आपने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया तो बेटे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग सकती है। नॉर्थ के साथ तो डायरेक्टली आ जाएगा ना, और अगर ईस्ट के साथ चाहिए हुआ तो फिर आपको उसको माइनस करना पड़ेगा 90 में से। तो ये छोटी सी हम वन स्टेप अहेड, हमें हमेशा बेटे याद रखें जो अच्छा ग्रेड जिन्होंने स्कोर करना है ए स्टार ए, उनको एग्जामिनर से आगे सोचना पड़ता है कि अच्छा क्या कर सकता है एग्जामिनर, मैक्सिमम क्या कर सकता है पेपर के अंदर, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्योंकि कोई ना कोई अनसीन चीज़ ए लेवल में तो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, ओ लेवल में भी टाइम टू टाइम कोई ना कोई अनसीन चीज़
बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यह कि अगर 80 में से 10 मार्क्स फॉर एग्जांपल वो ऐड करते रहते हैं कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं हुआ, इस टाइप की चीज़ पहले नहीं हुई, 10-15 मार्क्स जो है वो कोशिश करते रहते हैं। और वो इसीलिए करते हैं ताकि ये जो है ग्रेड डिसाइड जो है आपका स्टार या ए, जो ऊपर अपर ग्रेड्स हैं उनके डिसीजन के लिए उनको ये होता है कि जी ये बच्चे बाकियों से स्टैंड आउट हों। इसके बाद बेटे आगे चलें तो जो आपकी फाइनल क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी आपकी जो काइनेमेटिक्स के बारे में आपने ओ लेवल में पढ़नी है। अच्छा चले, अब मैंने इरेज कर दिया, लिखा रहता तो अच्छा था। ये हमने देखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये तो हो गए 4 क्वांटिटीज। टाइम तो बेचारा खुद ही आ जाएगा फॉर्मूलाज के अंदर, इधर भी तो आया ही हुआ था, इसी तरह से टाइम आगे भी आ जाएगा। फिलहाल ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है वो है बेटे एक्सेलरेशन, और वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, आई हुई है पेपर में मल्टीपल टाइम्स, और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स भी हैं। एक्सेलरेशन में सबसे पहली चीज़ तो आ जाएगी बेटे, हम उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये हो गई जी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आएगी बेटे वो होगा इसका फॉर्मूला। वैसे इसके साथ बता दें कि एक्सेलरेशन को जो है ना वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, चलें वो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, हमने अलग से लिख के क्या उसका टाइम ज़ाया करना है। हम ये कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे अब जरा देखें तो बेटे ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स यहाँ पे वो सिलसिला स्टार्ट हुआ ना डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर थी पहले, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड किया तो वेलोसिटी भी वेक्टर थी। अब आप ऐसा ही समझें, एक्चुअली चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी के चेंज को या वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ठीक है, तो इसी वजह से जो एक्सेलरेशन है हम ये कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या बनेगा बेटे, इसका यूनिट यहीं से देख लें कि वेलोसिटी का ऑलरेडी क्या होगा मीटर पर सेकंड, और उसको दोबारा डिवाइड कर देंगे मीटर पे, और सॉरी सेकंड पे, तो ये आपका बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है जी एक्सेलरेशन का यूनिट। अच्छा, अब इसमें से ये है कि बेटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एक्सेलरेशन में से आ जाता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो भी आपको साथ बताता हूँ। वो तो शायद आपको नाम से भी समझ आ रहा होगा बेटे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डेसेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर भी एक्सेलरेशन होती है, तो ये उसने एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशंस भी आ जाया करती हैं इस पोर्शन के अंदर से। वो यही कि उसने कहा कि जनाब ये जो प्लेन है अगर ये बेंड हो रहा है कर्व्ड पाथ में ही, और उसकी स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकंड ही है, तो क्या एक्सेलरेशन है या नहीं है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, 2 का तो कंफर्म था, मे बी शायद 3 मार्क्स भी थे, 2 या 3 मार्क्स का इस तरह से एक्सप्लेनेशन आ जाती थी। तो उसमें आपने बेटे ये बताना था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो अपनी वैल्यू चेंज करे या ना करे। जब वो बेंड हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो फिर चेंज आ गई, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वो लेवल में बेटे आपको पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं कैलकुलेशंस के मुकाबले में, तो इसकी वजह से आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, और उसमें फिर आपको कोशिश करनी होती है प्रिसाइज लैंग्वेज रखें। तो उसमें ये वो पूछ चुके हुए हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी। उन्होंने कहा जी ये क्लोज्ड ट्रैक के ऊपर कोई चीज़ अगर मूव करके आए तो बेटे याद रखें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है जब भी कोई क्लोज ट्रैक के ऊपर चल के आता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अगर फॉर एग्जांपल तो डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो पॉइंट अगर किसी ने ओ से शुरू किया घूम के वापस ओ पे ही आ गया तो वो 2 पॉइंट्स से वही हो गया, 2 पॉइंट्स रहे ही नहीं। तो फिर इसका मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसमें अगर क्लोज्ड पाथ हो किसी भी शेप का, सर्कल ज़रूरी नहीं है, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, जो मर्जी हो, पेंटागन हो, क्लोज्ड शेप किसी भी तरह की है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है और डिस्टेंस जीरो नहीं होता। सर्कल है अगर फॉर एग्जांपल तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr। ठीक है, तो ये छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ उधर ज़रूरत पड़ती रहती है। नेक्स्ट आप जरा चलें तो बेटे हमें ये जो आपको एक्सेलरेशन की टाइप्स बता दी हैं, डेसेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन वगैरह सारा कुछ। अब बहुत ज़्यादा फाइन डिटेल्स तो बेटा रिक्वायर्ड नहीं है ओ लेवल के लिए, लेकिन बस ये है कि फार्मूला इसका एक्सेलरेशन का याद रखें कि एक्सेलरेशन का फार्मूला v-u डिवाइडेड बाई t, ये पेपर के अंदर यूज़ हो चुका हुआ है मल्टीपल टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
एक्सेलरेशन ये जो हमने लिखा था ना बेटे, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब देखें साइंसेस के अंदर बेटे हमेशा ही डेल्टा लिखें या ना लिखें, टाइम डेल्टा टी ही होता है, हमें इंटरवल चाहिए होता है। डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल, तो ये इंटरवल ही है। ऊपर डेल्टा वी जो है उसको हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओ लेवल में ये सिंबल चलते हैं, आगे भी खैर ए लेवल में भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन है। ये फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स यूज हो चुका हुआ है पेपर के अंदर। फाइन डिटेल्स की बजाय बेटे जो भी है हम इसके जो इश्यूज हैं वो सारे ना क्वेश्चंस का अलहदा से एक सेशन रख लेंगे, उसके अंदर कवर कर लेंगे। चैप्टर 1-2 के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे पास्ट पेपर में से, उसमें से इसके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हम फिलहाल चलते हैं बेटे काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स की तरफ। तो काइनेमेटिक ग्राफ्स हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बेटे ग्राफ के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पता नहीं आप लोगों को है या नहीं है, मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रफ सा। ग्राफ के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई भी ग्राफ हो, काइनेमेटिक्स का नहीं उसके अलावा भी अगर कोई भी ग्राफ हो तो बेटे दो तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो होता है एरिया और दूसरा होता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो उसमें आप ये याद रखें कि सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रेडियंट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, मैंने कहा रफ सा आपको बता देता हूँ, फिर काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स वैसे समझना आसान हो जाएगा। ग्रेडियंट आपके पास बेटे वैसे होता है चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। बेटे ये रेट ऑफ राइज और रेट ऑफ फॉल ऑफ अ ग्राफ होता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम इसको लिख तो देते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि कोई ग्राफ की लाइन तेज़ी से ऊपर जा रही है या आराम से, और तेज़ी से नीचे आ रही है या आराम से, तो ये हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे देखते चलेंगे। ये आ गया आपके पास। अब इसमें से कुछ बेसिक बातें पता नहीं आपको हैं पता या नहीं, उनमें उनके बारे में सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि ग्रेडियंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बेटे वो जीरो होता है। ग्रेडियंट ऑफ अ वर्टिकल लाइन जो है वो अनडिफाइंड, मैक्सिमम भी आप कह सकते हैं, फिजिक्स में मैक्सिमम ही कहना चाहिए, मैथ्स में हम उसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो ये अनडिफाइंड है या मैक्सिमम है, या आपके पास जीरो है। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो तो बेटे ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। ये मैंने 3 स्ट्रेट लाइंस बनाई हैं, इनका ग्रेडियंट कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब कर्व लाइन का जो ग्रेडियंट है वो चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से अगर आपको किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट चाहिए हो तो फिर आपको बेटे टेंजेंट लगाना पड़ता है। तो आप टेंजेंट एक बना दें अपने पास से ही, बस ये समझ लें कि ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, नहीं तो इसको पीछे से ऐसे एक्सटेंड कर दें। अच्छा जी ये है, ठीक है ये है। तो बेटे ग्रेडियंट के बारे में कुछ बातें, ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनका ग्रेडियंट पॉजिटिव हो गया, और वर्टिकल लाइंस का जो है वो मैक्सिमम हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस का जीरो हो गया। लाइंस अपवर्ड जा रही हैं तो पॉजिटिव ग्रेडियंट, लाइन डाउनवर्ड आ रही हैं तो फिर नेगेटिव ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के बाद बेटे नेक्स्ट चीज जो किसी भी ग्राफ में इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स नहीं भी होती, उसको हम ये कहते हैं एरिया। एरिया अंडर एनी ग्राफ बेटे याद रखें प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ एक्सिस होता है, ठीक है। वो क्वांटिटीज मतलब आप पूरा ही लिख दें, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ एक्सिस। ये भी आगे ना एक ग्राफ में जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ एक्सिस। वो एक ग्राफ में ज़रूरत पड़ेगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे में नहीं पड़ेगी। ग्रेडियंट ही हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एरिया समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है, सेकंड ग्राफ में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको फिलहाल यहीं पे नोट कर लिया है। हमें आगे जाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर। तो बेटे याद रखें आपके सिलेबस में जो है वो हैं तो दोनों ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन जो फाइन डिटेल्स जब आगे उसने लिखी थी ना तो उसने डिस्प्लेसमेंट टाइम और ग्राफ की बजाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही मेंशन किया होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ये होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट। ये सिलेबस आउटलाइन के पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उसके अंदर ऐसे था। तो बेटे इसी वजह से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करें। याद रखें ये सिर्फ वर्ड प्ले है बेटे, ग्राफ्स के ऊपर डायरेक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने का कोई तरीका नहीं होता, वो मैं आपको भी बताता हूँ। ग्राफ्स के ऊपर आप डायरेक्शंस की वजह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, मैं उसका मीनिंग आपको भी समझाता हूँ। समझें जी, ये वाली स्ट्रेट लाइंस हैं, एक ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। और उसके बाद चले नीचे अलहदा से बना देता हूँ, वो आपके पास आ गई। दो कर्व लाइंस बना देता हूँ, एक ये वाली आ गई और एक ये वाली आ गई, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही मान लें, ठीक है। तो अब इनके अंदर ज़रा देखें, वो जो मैं आपको बात बता रहा था कि ग्राफ जो है वो डायरेक्शनल इन्फॉर्मेशन बेटे नहीं दे सकते। अच्छा सोचें, मैं आपको कहता हूँ एक कार यहाँ से चली है और इधर जा रही है, ठीक है, ये उसका डिस्टेंस है, ये उसका टाइम है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूँ जी कार इस पॉइंट पे है, क्या आप बता सकते हैं कि वो किधर जा रही है? वो लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, 60 डिग्री टू द एक्स, 40 डिग्री?
कुछ भी नहीं बेटे, याद रखें ये ग्राफ का काम है सिर्फ इन दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करना कि इतने टाइम पे ये डिस्टेंस है, इतने टाइम पे ये डिस्टेंस है, इतने टाइम पे ये डिस्टेंस है, सो ऑन। बस इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ग्राफ जो है वो डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन बेटे नहीं दे सकते। तो इसी वजह से डिस्टेंस कहें डिस्प्लेसमेंट कहें कोई खास उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपको कहे ये डिस्टेंस का ग्राफ है तो आपने उसको स्पीड के साथ रिलेट कर देना। अगर वो कहे ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो वेलोसिटी से रिलेट कर देना। बस वर्ड्स के अंदर ही ये सारा चक्कर है सारा। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखें तो बेटे ये आपके पास एक ग्राफ आ गया। इसमें अगर मैं हिस्से कर देता हूँ लाइन के ओ, ए और उसके बाद बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे अगर मैं वो सारा नोट करने के चक्कर में पड़ जाऊँगा तो आपका टाइम हम सिलेबस इसका इस चैप्टर का इस वीडियो में पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं आपको स्पीडीली ज़रा बता दूँ। स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये आपके पास इंक्लाइंड, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, ये इंक्लाइंड लाइन, ये फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ये इंक्लाइंड। मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ। ये देखें ज़रा, ए बी और सी कर दें। सबसे पहले तो याद रखें ये जो ग्राफ्स हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, इनका एरिया जो है ना वो यूजलेस है। एरिया मैंने आपको बताया था ना, एक ग्राफ में एरिया काम आएगा, एक में किसी काम नहीं आएगा। इनका एरिया किसी काम का नहीं है। और इनका जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट अगर तो ये वही वाली बात है कि ग्रेडियंट फिलहाल मैं लिख देता हूँ जी स्पीड के इक्वल होगा। यही अगर बेटे वो नाम ही चेंज कर दे, वो कहता है जी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आप कह देना वेलोसिटी। बस इतनी सी बात है। और वो ग्रेडियंट जो है वो फिलहाल स्पीड के इक्वल है, और यही अगर डिस्प्लेसमेंट कर दे तो ग्रेडियंट वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। बस ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखें तो इसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव और कांस्टेंट है। तो बेटे वेलोसिटी भी पॉजिटिव और कांस्टेंट है। ओ से ए तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए से बी तक वेलोसिटी जीरो है। ए से बी तक बॉडी रेस्ट के ऊपर है। मैं इधर लिख देता हूँ वेलोसिटी को हम स्पीड या वेलोसिटी वी दोनों को ही वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वी जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे v जो है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव भी है कांस्टेंट भी है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है b से c तक। लेकिन b से c तक वेलोसिटी बेटे पहले से कम है, ग्रेडियंट कम हो गया। ये ग्रेडियंट ज़्यादा है, ये ग्रेडियंट कम है। तो इधर ज़्यादा है और इधर कम है। बस ये डिफरेंस आपने बता देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जरा देखें तो बेटे ये कर्व्ड लाइंस हैं, तो इनका तो ग्रेडियंट चेंज होता जा रहा है। तो ये वाला जो है ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग विद टाइम। ये ग्रेडियंट डिक्रीजिंग विद टाइम है। उसका मैं आपको भी स्केल से बताता हूँ, डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। अच्छा, अब ये डिक्रीजिंग विद टाइम बेटे अगर आपके पास स्केल अवेलेबल है तो आपने टेंजेंट लगाना था ना। कर्व्ड लाइन के लिए, ग्रेडियंट के लिए आप टेंजेंट लगाते हैं। तो ये टेंजेंट आप इसके साथ साथ रखते जाएं तो देखिए टेंजेंट बेंड हो रहा है। जब भी कोई लाइन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ को शिफ्ट हो रही हो तो मतलब ग्रेडियंट कम हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल का मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, हॉरिजॉन्टल का जीरो ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो अगर इसके टेंजेंट्स जो हैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब है उनका ग्रेडियंट कम हो रहा है। तो बेटे जो ग्रेडियंट के साथ हो रहा है ना वो ही स्पीड के साथ हो रहा है। तो अगर इसका डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है तो इसका मतलब है स्पीड भी डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है तो फिर इसका मतलब है स्पीड भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। यहाँ पे ये है कि बेटे अपनी स्पीड जो मैं बढ़ा रहा हूँ उसकी दो रीजंस हैं। पहली बात तो यह है कि आपने इतनी ज़्यादा फाइन डिटेल्स ओ लेवल के लिए तो बिल्कुल चाहिए नहीं, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चंस की सेपरेट एक वीडियो बना देता हूँ। और दूसरा ये है कि हम फिर एक वीडियो के अंदर इसका सारा सिलेबस, आप ये इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें तो काइनेमेटिक्स कंप्लीट कवर हो रहा हो जो भी बच्चा हो उसका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर आप ये देखें तो बेटे ये सारे काम जो हैं ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ भी हो सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको भी बताता हूँ उसकी वजह क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर बेटे ये है कि सबसे पहली बात तो उसका एरिया भी हमारे काम का है और उसका ग्रेडियंट भी। जो एरिया होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बेटे, अगर वो वेलोसिटी कह दे तो वो डिस्प्ले, इधर भी वही है, वर्ड प्ले है कि अगर वो कहता है जी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आप कहना एरिया डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और अगर वो ये कह दे कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो आप कह देना कि ये एरिया डिस्टेंस है। बस इधर भी यही वर्ड्स आपने, डिस्टेंस को स्पीड से रिलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से करना है, बस ये चक्कर है। एरिया भी इसका यूजफुल है और ग्रेडियंट जो है ना इसका ग्रेडियंट वो भी यूजफुल है। ग्रेडियंट तो उसका भी यूजफुल था। इसका ग्रेडियंट जो है ना बेटे वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं ऐसे गए, फिर ये है, फिर उसके बाद कम ग्रेडियंट कर दें, इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्लटरिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो चले मैं नीचे एक अलग से ग्राफ बना देता हूँ कर्व लाइंस का। ये वाला देख लें ज़रा आप,
नीचे एक अलहदा बना देता हूँ ताकि वीटी ग्राफ्स इधर ही कवर हो जाएं। अच्छा, इसमें अब आप बेटे ज़रा देखें तो ये अगर वी आ गया, यहाँ पे टी आ गया, ये ओ ए यहाँ पे, और ये बी और ये सी, ठीक है। तो इसके अंदर भी वही वाली बात है, स्ट्रेट लाइन फिर हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन फिर हॉरिजॉन्टल फिर स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। कोशिश मैंने वैसे ही किया, वैसा ही बने। इसमें बेटे उससे मिलती जुलती मैंने 3 लाइंस बना दी हैं, लेकिन इसका ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो पॉजिटिव और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, जीरो ग्रेडियंट। ए बी लाइन का जीरो ग्रेडियंट है तो जीरो एक्सेलरेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें भी वही है, ये कम ग्रेडियंट है, बी से सी तक कम ग्रेडियंट है, ओ से ए तक तो ये ज़्यादा ग्रेडियंट मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन, ये कम एक्सेलरेशन, ये ज़ीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, अब ये कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है बेटे, आपने याद रखनी है, छोटी छोटी कन्फ्यूजन हैं। यहाँ पे जो लाइन ए बी है, यहाँ पे जो लाइन ए बी है, उसका मतलब था वेलोसिटी जीरो, चल ही नहीं रहा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसी लाइन आ जाए तो उसका मतलब है बॉडी चल ही नहीं रही। यहाँ पे ऐसी लाइन आ जाए तो चल रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसका मतलब है नॉट मूविंग एट ऑल एट रेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निकलिटीज बेटे आपने ज़हन में रखनी है। अब हम कर्व लाइन देखते हैं और उसके बाद आपको एक्सेलरेशन का मीनिंग बताता हूँ, फिर हम इसको वीडियो को वाइंड अप, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा और हम एक बाद में मैं एक अलहदा वीडियो क्वेश्चंस की, क्योंकि बेटे फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस जो है ना वो बच्चों को पसंद भी नहीं आती। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सिर्फ वीटी ग्राफ की जो कर्व वाली फॉर्मेशन है उसको देख लें। ये आपके पास अगर वीटी ग्राफ है और उसका मतलब ये है चेंजिंग एक्सेलरेशन, ये आपके पास आ गया। अच्छा, तो ये आपको मतलब पता है कि हमने कहा जी ये एक्सेलरेशन कैसी है भला, ये एक्सेलरेशन है इंक्रीजिंग विद टाइम, इंक्रीजिंग ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, हमने पीछे इसको कहा है ना इंक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला। और ये आपके पास आ गया डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग विद टाइम। बेटे फाइन डिटेल्स जो है ना इनके पीछे हम भागते रहे तो सिलेबस आपका नहीं कवर होता और वो रिक्वायर्ड ही नहीं। उन फाइन डिटेल्स का जो सॉल्यूशन है वो हमारा होगा पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के अंदर, चाहे टॉपिक वाइज हम करेंगे चैप्टर्स के एंड्स पे और चाहे फिर जब हम ये रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये है ग्रेडियंट डिक्रीजिंग विद टाइम, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। इसके बाद ये है कि बेटे उन्होंने सिर्फ आपको ये बताया कि फ्री फॉल की एक्सेलरेशन बतानी है। मुझे ये था कि चैप्टर का कंटेंट हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर दें, वो इस पर ख़त्म हो जाएगा एक्सेलरेशन के ऊपर। बेटे वो ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को फ्री फॉल अलाउ की, ठीक है, किसी भी चीज़ को फ्री फॉल अलाउ की, हम एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट की बात कर रहे हैं। देखें इस चैप्टर में एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड ही नहीं कर सकते। चैप्टर का नाम है बेटे काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में कॉजेज़ को तो इंक्लूड नहीं करना मूवमेंट के, चाहे वो सपोर्टिव कॉजेज़ हों चाहे अपोजिंग कॉजेज़ हों। एयर रेजिस्टेंस अपोजिंग कॉज है, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं करना। तो एयर रेजिस्टेंस को तो इस चैप्टर में इग्नोर ही करना है। तो वो कहता है फिर जब किसी भी चीज़ को फ्री फॉल में छोड़ेंगे तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, उसको एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। 9.81 उसकी वैल्यू होती है, 9.81, और आपके सिलेबस में 9.8 है एग्जैक्टली। अब आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो वो ये कहता है कि जी के बारे में बच्चों को ये काइनेमेटिक्स के साथ ही बता देना, इसको डायनेमिक्स में दोबारा ज़रा जाके देखेंगे कि अगर किसी चीज़ को रिलीज़ कर दिया तो फ्री फॉल के दौरान उसकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी 9.8 की, और अगर अपवर्ड थ्रो कर दिया तो उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी 9.8 की। बस ये चीज़ फिलहाल काइनेमेटिक्स के। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। चेंजिंग एक्सेलरेशन यही है कि वेलोसिटी अगर आपके पास है वो चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट वो तो गाड़ी के अंदर जब आप स्पीड अप करते हैं गियर्स चेंज करके या स्लो डाउन करते हैं ब्रेक्स के ऊपर, तो वो हर तरह की पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन गाड़ी के अंदर ही आप लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है कि बेटे चैप्टर का मेन सिलेबस कंटेंट खत्म हो गया और ये हमारा इसी तरह से तकरीबन क्विक फायर टाइप हम इसको करते हैं। अदरवाइज़ ये है कि बेटे काइनेमेटिक्स जब क्लास में एकेडमी में करवाया करता हूँ तो ये कम अज़ कम 3 से 4 दिन ले जाता है अगर प्रॉपरली करना हो। तो इधर हमने इसको अगर एक वीडियो में ख़त्म करना था तो ज़ाहिर बात है हम फाइन डिटेल्स में नहीं जा सकते थे। फाइन डिटेल्स इसकी क्वेश्चंस पे कवर हो जाएंगी जब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे और ईयर वाइज, तो जो फर्दर डिटेल्स रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर आती रहेंगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।